नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 31 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैट्स के बारे में है। पूरा नाम है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। देखो, वैसे ये जो इनिशिएटिव है ये टाइगर स्पेसिफिक है, जैसा हमें नाम से ही पता लगता है। बट यहाँ पर टाइगर की जगह कोई और भी टारगेट स्पीसीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेशन अश्योर्ड लायन स्टैंडर्ड्स, कंजर्वेशन अश्योर्ड काउ स्टैंडर्ड्स। मतलब जिस भी स्पीसीज को कंजर्व करना है उसके लिए इस प्रकार का इनिशिएटिव लॉन्च किया जा सकता है। खैर, हमारा फोकस इस आर्टिकल में कैट्स के बारे में है, यानी कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। क्या कंटेक्स्ट है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि इन स्टैंडर्ड्स को अब अडोप्ट किया जाएगा देश के सभी 50 टाइगर रिजर्व्स में। हमारे देश में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, सभी में टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए इन स्टैंडर्ड्स को अडोप्ट किया जाएगा। कैट्स को देखो लॉन्च किया गया था 2013 में। किसके द्वारा? पार्टनरशिप है बहुत सारी एंटिटीज़ की, ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स। टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स मतलब वो देश जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। अभी देखो वर्ल्ड में 13 ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। उन देशों की गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब ने पार्टनरशिप करके इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है कैट्स। ये इनिशिएटिव क्या करता है? स्टैंडर्ड्स तय करता है, प्रैक्टिसेस तय करता है जिनको अपनाने की आवश्यकता है टाइगर को कंजर्व करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इन स्टैंडर्ड्स में ये डिसाइड हो गया कि जहाँ जहाँ पर टाइगर रहते हैं उसके आसपास एक बफर जोन इस्टेब्लिश किया जाए, कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया जाए, या फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रे अच्छी खासा मात्रा में उपलब्ध हो, मतलब शिकार जो है हिरण इत्यादि वो अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध हो। ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस तय किए जाते हैं इस इनिशिएटिव में, ताकि विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स को इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। इसके बाद देखो इस इनिशिएटिव में यह भी एनकरेज किया जाता है कि स्टैंडर्ड्स तो आपने तय कर लिए, बट आप एसेस तो करो कि विभिन्न देशों की सरकारें उन स्टैंडर्ड्स को, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो भी कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। तो असेसमेंट भी शामिल है कैट्स में। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर ये टाइगर रेंज कंट्रीज़ की हेल्प करती हैं ताकि इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इस काम में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की मदद की जाती है दूसरी कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया पहला ऐसा देश है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में से जिन्होंने नेशनली इस इनिशिएटिव को अडोप्ट किया है। मतलब हम सबसे आगे हैं इस इनिशिएटिव को अडोप्ट करने में। इस इनिशिएटिव के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब टोटल 94 साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें देखो वो साइट्स भी शामिल हैं जो टाइगर रिजर्व के बाहर हैं। वैसे देखो 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज ने यह डिसाइड किया था कि 2020 आते आते हम सब अपने अपने देशों में टाइगर्स की जो संख्या है उसे डबल करेंगे। तो उस दिशा में इंडिया भी प्रयास कर रहा है और इसी वजह से इंडिया ने इन स्टैंडर्ड्स को अडोप्ट किया है सबसे पहले। वैसे देखो नेपाल जो है वो पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने अपने देश में टाइगर्स की संख्या को डबल कर लिया है। लेकिन इसका रीज़न ये है वहाँ पे टाइगर्स है ही बहुत थोड़े, तो उनको इम्प्लीमेंट करना आसान है। बट आप एक बात बताइए, इंडिया में टोटल कितने टाइगर्स हैं फिलहाल? इंडिया में देखो टाइगर्स बढ़ गए हैं, अच्छी बात है। 2018 में सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसकी रिपोर्ट 1 साल बाद आई थी। तो उसके अनुसार अब इंडिया में टाइगर्स हैं 2967, मतलब 2014 के अपेक्षाकृत 33% का इजाफा। ये और कुछ बातें जिनको लेके प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। ये जो सेंसस कंडक्ट हुआ था 2018 में, इसके अनुसार बक्सा, पलामाऊ, डेम्पा रिजर्व, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं मिला। इसके अलावा देखो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इस एक्ट के अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA, इसको मैंडेट दिया गया है आप समय समय पर टाइगर्स की पॉपुलेशन का एस्टिमेशन लगाइए। और इसके लिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन यानी ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है
पूरे इंडिया में हर 4 साल में एक बार। हमारे देश में 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर टाइगर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखो, ये 2-3 बॉडीज हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम, ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में। उन देशों ने मिलकर इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया था जो टाइगर्स को कंजर्व करने में इच्छुक हैं। तो ये जो बॉडी है काम करती है टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसके बाद ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। ये देखो एक ग्लोबल अलायंस है विभिन्न देशों की गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर। एम यही है टाइगर्स को लुप्त होने से बचाना। 2013 में स्कोप जो है इस इनिशिएटिव का एक्सपेंड कर दिया गया था। अब ये इनिशिएटिव स्नो लियोपर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। ये बात थोड़ी आपको हैरानी भरी लग सकती है अगर एकदम से यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ लेती है, लेकिन याद रखिएगा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव अब स्नो लियोपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने की दिशा में भी काम करता है। सबसे लास्ट में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये देखो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, ताकि प्लैनेट का यानी अर्थ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे खराब होने से, डिग्रेड होने से रोका जा सके और एक ऐसा फ्यूचर का निर्माण किया जा सके जहां पर ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ बिल्कुल हार्मनी में रहें। हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? ये रिएक्टर देखो 2010 में बनना स्टार्ट हुआ था, तब से लेके आज तक ये रिएक्टर बन ही रहा है। और अब कंटेक्स्ट ये है असेंबली फेज में ये रिएक्टर एंटर कर चुका है। इस इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन की सहायता से एनर्जी जनरेट की जाएगी। आमतौर पे देखो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। अब आपके माइंड में आया होगा डिफरेंस क्या है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में। देखो फिजन में तो सिंपल ये होता है, कोई अनस्टेबल मान लीजिए यूरेनियम का आइसोटोप है, इससे न्यूट्रॉन टकराएगा और ये एटम 2 एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा ये एटम, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में ठीक इनसे उल्टा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 या फिर 2 से अधिक लाइटर एटम्स मिलके एक बड़ा सारा एटम बनाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों को अगर कंपेयर करें तो ज्यादा एनर्जी कौन सी प्रोसेस में रिलीज होती है? आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ गए? तो अब ये जो रिएक्टर है ना, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करेगा एनर्जी को जनरेट करने के लिए। इस रिएक्टर को बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, सस्टेन करना आसान नहीं है। इसी वजह से इतना ज़्यादा समय लग रहा है इस रिएक्टर को बनाने में। और ये रिएक्टर कौन से देश में बन रहा है? फ्रांस में। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है 2016 के प्रीलिम में। देखो इसे मानव सभ्यता का, मानव हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साइंस प्रोजेक्ट माना गया है। इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, बड़ी बड़ी मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो मैसिव हीट जनरेट होगी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से, उसे कंट्रोल करने के लिए, ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को सस्टेन किया जा सके। इसीलिए तो देखो टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट्स लाई जा रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब असेंबली स्टार्ट होगी, असेंबली में भी समय लगेगा। उम्मीद यह है 2025 आते आते इस रिएक्टर में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस प्लाज्मा का मोल्टन मास जनरेट होने लगेगा। और देखो जो एनर्जी जनरेट होगी इस रिएक्टर से वो काफ़ी क्लीन होगी, सस्ती होगी और काफ़ी ज़्यादा होगी। लगातार कई सालों तक वो एनर्जी जनरेट होती ही रहेगी। यहाँ पर देखो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। प्रोजेक्ट किसके द्वारा फंड किया जा रहा है? मेनली देखो 7 मेंबर कंट्रीज के द्वारा फंड किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, यूएस।
तो ये काफ़ी गर्व की बात है, इंडिया भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। देखो, जो सन या फिर दूसरे स्टार्स हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनके लिए भी जो एनर्जी का सोर्स है वो इसी प्रोसेस से आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। सन और दूसरे स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चलती है और इससे इनको एनर्जी मिलती है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल राफेल के बारे में है। 5 राफेल फाइटर जेट्स अब इंडिया आ चुके हैं। ये राफेल फाइटर जेट्स हमने देखो फ्रांस की दसोल्ट एविएशन कंपनी से खरीदे हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन जेट्स हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या मतलब होता है? देखो, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है बिल्कुल मॉडर्न, मतलब इनको बनाने में जो लेटेस्ट आइडियाज़ हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। जैसे देखो टेलीकॉम सेक्टर में 3G, 4G, 5G होता है, उसी प्रकार से एयरक्राफ्ट में भी जनरेशन होती है। जितनी बड़ी जनरेशन होगी उतना ही लेटेस्ट और मॉडर्न वो एयरक्राफ्ट होगा। वैसे देखो, राफेल फाइटर जेट का अभी कंपैरिजन किया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा चाइना के चेंगडू J-20 फाइटर जेट से। चाइना बोलता है कि हमारे जो ये फाइटर जेट हैं ये 5th जनरेशन के हैं, बट कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं चाइनीज़ माल है, चाइना झूठ बोलता है, इनके एयरक्राफ्ट इतने बढ़िया नहीं है, मतलब 5th जनरेशन वाले नहीं हैं। कल परसों ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है चाइना का, इसमें भी एक आर्टिकल छपा था जिसमें चाइना के ही किसी राइटर ने कहा था कि कुछ कमियां हैं चेंगडू J-20 में, तो ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है। बट हाँ, उस एक्सपर्ट ने इतना ज़रूर कहा था कि राफेल भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, ये कायदे से 3 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो कहने का मतलब देखो ये है, जो दुश्मन देश हैं वो दूसरे के फाइटर जेट को कम ही आंकते हैं, वो अपने वाले को ज़्यादा बढ़िया बताते हैं और दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को बोलते हैं ये घटिया है, इसमें कम कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान के पास देखो सबसे जो मॉडर्न फाइटर जेट है वो है F-16, इन्होंने USA से खरीदा है और ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है। खैर, हम बात करें राफेल की, ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, ये सब चीज़ें हैं। पर्पज़ क्या है? काफ़ी पर्पजेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ग्राउंड अटैक करने के लिए, सी अटैक करने के लिए, रेकी करने के लिए, मतलब इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए, हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक्स के लिए, और इवन न्यूक्लियर वेपन्स को भी लॉन्च किया जा सकता है राफेल फाइटर जेट्स की सहायता से। ये कुछ मिसाइल्स के नाम हैं जो इक्विप किए जा सकते हैं इस फाइटर जेट पर। ये देखो हमारी मिसाइल्स नहीं हैं, ये फ्रांस की मिसाइल्स हैं, क्योंकि फ्रांस की कंपनी ने ये फाइटर जेट तैयार किया है, तो ये मिसाइल्स भी उन्हीं की हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से तैयार किया हुआ है इस फाइटर जेट को। तभी तो कुछ लोग बोलते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, कि अभी टाइम लगेगा इंडियन इकोसिस्टम में एडोप्ट होने में इस फाइटर जेट को। हमारी जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल या फिर जितनी भी हमारी जो मिसाइल्स हैं, अग्नि अस्त्रा, उनके साथ लेस होने में इस फाइटर जेट को अभी समय लगेगा। फिर भी एक बार इन मिसाइल्स के नाम आप देख लीजिए। स्कैल्प, ये एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, मतलब एयर से ग्राउंड पे टारगेट करने के लिए लॉन्च की जा सकती है। कैपेबिलिटी क्या है? लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल है ये। MICA, ये एयर टू एयर मिसाइल है। और क्लोज क्वार्टर डॉग फाइट्स है, जैसे देखो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो डॉग फाइट हुई थी, हवा में फाइट हुई थी, जिसके बाद नतीजा ये निकला, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे वो पाकिस्तान में क्रैश कर गया। तो इस प्रकार की डॉग फाइट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है MICA मिसाइल को। इसके बाद नेक्स्ट है हैमर, ये एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल है। इसको फ्रांस की एक कंपनी ने डेवलप किया है और बंकर्स को उड़ाने के लिए 70 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे लास्ट में है मीटियोर, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको डेवलप किया गया है यूरोपियन फर्म MBDA के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पोर्ट लुइस के बारे में है। मैपिंग के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में देखो इसलिए आया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के काउंटरपार्ट प्रविंद
जुगनौथ के साथ मिलके पोर्ट लुइस सिटी में नई सुप्रीम कोर्ट का इनाग्रेशन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है ये इंडिया की मदद से बनाई गई है। पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की कैपिटल है। पोर्ट लुइस फेमस है फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हेलो आर्चिया के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, कुछ समय पहले हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी, आपको याद होगा। महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में ये जो लोनार लेक है इसका कलर पिंक हो गया है। तो डिबेट चली थी आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो अब पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट ने कहा है इस झील का कलर पिंक हुआ किसके कारण? हेलो आर्चिया के कारण। हेलो आर्चिया ये क्या है? ये देखो, यूरी आर्किएटा की एक क्लास है जो कि ऐसे पानी में मिलती है जो बिल्कुल या तो साल्ट से सैचुरेटेड है या फिर नियर सैचुरेटेड है साल्ट से। तो उस जगह पर यह हेलो आर्चिया मिलता है। और हेलो बैक्टीरिया की बात करें, अब इसे आर्चिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ना कि बैक्टीरिया के तौर पे जैसा कि नाम से लगता है। तो इन्हीं माइक्रोब्स के कारण लोनार लेक का जो कलर है वो पिंक हुआ था। काफ़ी बार यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है कि हेलो आर्चिया ये न्यूज़ में था, ये क्या है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी सही है कौन सी गलत स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट बताइए, सही स्टेटमेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर हेल्प कर रही है टाइगर रेंज कंट्रीज की कैट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये फ्रांस में है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पोर्ट लुइस से संबंधित, ये कैपिटल सिटी है मॉरिशस की। गलत या सही बताइए, मॉरिशस या मालदीव? आंसर है मॉरिशस, तो सही स्टेटमेंट है। हेलो आर्चिया यूरी आर्किएटा की क्लास है, सही या गलत? सही है। कौन से वाटर में मिलता है? नियर सैचुरेटेड विद सोल्ट या फिर सैचुरेटेड विद सोल्ट, इस प्रकार के पानी में मिलता है। और पानी में हाई कंसंट्रेशन हो तो पानी का रंग पिंक या फिर रेड हो जाता है। सही स्टेटमेंट। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।